हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं द्वंद्व के चरण, और वहीं पर हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है कि द्वंद्व को समाप्त करने के सुझाव अकॉर्डिंग फॉलेट, यानी कि फॉलेट के अनुसार द्वंद्व को समाप्त करने के सुझाव। इन्होंने कितने सुझाव दिए हैं? 5 सुझाव। और यहाँ से आपके बार बार परीक्षा का भाग बनता है और आपसे द्वंद्व का चरण पूछा जाता है और आपसे भूलता भी बहुत अधिक है, तो इसे हम लोग देखेंगे। और वहीं पर फॉलेट के अनुसार कितने सुझाव दिए गए हैं, कौन सा सुझाव कितना अच्छा होता है, इसकी भी 3 कैटेगरी है। और आपसे पूछता है क्वेश्चन कौन सा उच्च कैटेगरी में आता है, कौन सा निम्न में आता है, कौन सा मध्यम में आता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके और समझने का प्रयास करते हैं। आइए, सबसे पहले हमारी बात आती है द्वंद्व के चरण। द्वंद्व की बात आती है, द्वंद्व को ही इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। द्वंद्व कहिए या नॉर्मल बोलचाल की भाषा हम लोग कहते हैं कि झगड़ा। यही आपका द्वंद्व है, झगड़ा है, जो हम लोग झगड़ा करते हैं, पार्टनर से करते हैं, भाई से करते हैं, गैरों से करते हैं, यही झगड़ा है। और इसी को देखते हैं कि झगड़ा होता कैसे है। झगड़ा मतलब द्वंद्व, द्वंद्व मतलब झगड़ा होता कैसे है, और जो फॉलेट के अनुसार कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं जिसके माध्यम से इसको समाप्त किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब द्वंद्व के चरण की बात करते हैं तो आपका आता है डिसकम्फर्ट। डिसकम्फर्ट की हिंदी होती है असहज। जब द्वंद्व की प्रारंभिक अवस्था होती है डिसकम्फर्ट, असहज महसूस होना, ये प्रथम स्टेज होता है। आप लोग देखते हैं कि नॉर्मली व्यक्ति के पास जब कोई भी काम नहीं होता है तो लोग कहते भी हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और आप लोग सीडी में पढ़े भी हैं, अगर कोई भी बालक के बहुत शरारती है, हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करता रहता है, तो हम उसकी रुचि के अनुसार उसको काम में व्यस्त करके उसके जो शरारत है उसको कम किया जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, आप लोग सुने हैं। तो वहीं पर जब व्यक्ति खाली होता है और इस तरह की कोई बात हो, सबसे पहले व्यक्ति जो है असहज महसूस करता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। परिवार में होता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, सबसे पहले वह असहज फील करेगा, डिस्कम्फर्ट उसको फील होगा। उसके बाद होता है इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। असहज फील कर रहा था, तभी जो है कोई घटना घट गई। कोई भी घटना घट सकती है, जैसे कि वो गुजर रहा था, अब असहज फील कर रहा है एक तो पहले से ही। अब किसी ने किसी को कुछ कहा, लेकिन उसको लगा कि इन्होंने गाली हमको दिया, फिर उसको टेंशन होगा, उसको लेकर के टेंशन में आएगा, फिर झगड़ा कर लेगा कि आपने हमको क्यों कहा। नहीं तो जब दिमाग को आदमी बिजी होता है तो उसको इग्नोर कर देता है कि किसी को कहा, अपना काम हम देखें, छोड़िए, किसी को कहेंगे हमसे क्या मतलब है, हमको क्यों कहेंगे। लेकिन जब डिस्कम्फर्ट आदमी फील करता है और उसमें कोई घटना घट जाए, ये दूसरा चरण होता है, तब जो है उसके एक एक कदम आगे की तरफ बढ़ता है द्वंद्व की तरफ। तो आपका पहला चरण है डिस्कम्फर्ट। उसके बाद होता है इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब है किसी घटना का घट जाना। अब उस घटना को लेकर के उस व्यक्ति में मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि गलत फहमी आ जाए। इन्होंने यह कहा है तो इसके कहने के पीछे का कारण यही है। आप लोग देखते हैं कि गांव में औरतें कहती हैं कि बोली बोलती हैं। अब वह महिला जिससे इनका पहले से कुछ इस तरह का विवाद हुआ हो, लेकिन हो ना हो कि वह महिला इन्हीं को सुना कर कह रही हो, अपने बच्चे को कह रही हो, किसी को कह रही हो, लेकिन जब व्यक्ति गुजरता है जिससे उनकी पहले से बन नहीं रही होती, लोग कहते हैं कि हमको देख करके ऐसा हमको सुना, हमको बोली बोल रही थी। अभी देखिए यहाँ पे आपका तीसरा चरण है मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि गलत फहमी में पड़ गए कि हमको कह रहे थे, किसी और को कह रहे थे, हम तो अपने को मान लिए। कोई भी इस तरह की बात होती है, गलत होता तो हम मान लेते हैं कि ये बात हम ही को कही जा रही है, जबकि वास्तविकता में कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह उस बात को लेकर के, उस व्यक्ति को लेकर के वह व्यक्ति कहता नहीं है। तो क्या होगा तीसरा? मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि गलत फहमी आ गई। अब जब गलत फहमी व्यक्ति में आ गई, तब उसके बाद उसको होता है टेंशन। टेंशन का मतलब होगा चिंता, कि इन्होंने कैसे हमको कहा, ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या बिगाड़ा था। उसको लेके सोचेंगे कि कब हमको मौका मिले हम इनको निकाल लें, जब तक हम भी इनको नहीं सुना देंगे तब तक हम मानने वाले हैं नहीं।
हमको भी कहना है, सारी बात होगी हमको भी कहना है। अब फिर उस बात को पुनः ही जब कहेंगे तो लगेगा हमको क्यों कहीं। अब पुनः इन दोनों में हो जाता है क्राइसिस, झगड़ा हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है। तो क्रम से देखिए, एक बार पुनः टेंशन होगा, चिंता होगी, उसको लेके परेशान रहेंगे, पुनः जो ही मौका मिलेगा ये जो है आपस में कर लेते हैं, इन लोगों के बीच में हो जाता है द्वंद्व। तो एक बार पुनः क्रम को देखिए। हिंदी भी इसकी ठीक है, लेकिन आप अगर इंग्लिश पोर्शन को देख रहे हैं तो आप हमेशा जो है श्योर रहेंगे, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। सबसे पहले होगा डिस्कम्फर्ट, इंसिडेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, टेंशन, क्राइसिस। आपके ये चरण नेट JRF में पूछे जाते हैं, इसे आपको याद रखना होगा। आप इसमें भी नॉर्मली TGT PGT में भी पूछ सकता है। ये हो गए इनके 5 चरण। पुनः देखिए, डिस्कम्फर्ट, इंसिडेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, टेंशन, क्राइसिस। तो ये तो हो गए झगड़ा के चरण, द्वंद्व के चरण हो गए। लेकिन फॉलेट महोदय आते हैं और इसी द्वंद्व को समाप्त करने को लेकर के इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसके लिए इन्होंने 5 सुझाव दिए हैं कि द्वंद्व को कैसे समाप्त किया जा सकता है। 5 तरीका बताया इन्होंने है, उन तरीकों को देखते हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन TGT PGT में आपसे बार बार बनता है कौन सा तरीका अच्छा होता है। 2 आपका दे देगा, इनमें से कौन सा सबसे उच्च स्तर का तरीका है। देखिए 5 सुझाव दिया है इन्होंने। सबसे पहला होता है समझौता, दूसरा आपका होता है संघर्ष तथा एक पक्ष की विजय, यानी कि प्रभुत्वशाली होगा। एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पित हो जा रहा है। वहीं पर अगला आता है चौथा एकीकरण, और वहीं पर आपका 5वां आता है विभिन्नताओं को स्वीकारना, यानी कि विचारों में परिवर्तन। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि समझौता क्या होता है, एकीकरण क्या होता है, विचारों में परिवर्तन क्या होता है और प्रभुत्वशाली क्या होता है। ये सारे को एक थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। जब समझौते की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए, जब समझौता हुआ करता है तो उसमें दोनों लोगों की बातों को लेकर के कोई कुछ पे वो मान जाते हैं, कुछ पे वो मान जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जब लड़के बाहर रहा करते हैं तो पार्टनर बनते हैं, रूम लेते हैं, इतना एफोर्ड करने के लायक होते नहीं क्योंकि पैसा परिवार से लेना होता है। तो जाहिर सी बात है, एक छोटा सा रूम और उसमें 2 लोग रहते हैं, दोनों लोग 2 जगह से बिलोंग करते हैं। तो हर व्यक्ति आराम चाहता है, तो दोनों लोग वो कहेंगे हम नहीं खाना बनाएंगे, वो कहेंगे हम नहीं बनाएंगे, हमने बर्तन धुला खाने बनाएंगे, हमने सब्जी काटा है तो हम बर्तन ही धुलेंगे। तो जब समझौते की बात आती है तो ऐसा डिसाइड किया जाता है कि दोनों को लेकर के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो हमने पार्टनर की बात किया, रूम पार्टनर की बात किया, तो फिक्स हो जाता है कि सुबह में खाना आप बनाएंगे और सुबह का बर्तन आप धुलेंगे, शाम को खाना हम बनाएंगे, शाम को बर्तन हम धुलेंगे। तो ये हो गया समझौता दोनों लोगों में। जैसे कि 2 भाई हैं, दोनों भाइयों में किसी को दूध खाना पसंद है और किसी को दही, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दूध और दही दोनों एक साथ उपलब्ध हो परिवार में। तो उस स्थिति में दोनों में समझौता हो जाता है कि आप एक दिन दूध खाएंगे और हम एक दिन दही खाएंगे। आपका यही है समझौता। चलिए अगला जो होता है संघर्ष तथा एक पक्ष की विजय, यानी कि दोनों लोगों में संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा और उसमें से किसी एक पक्ष की विजय हो जाए। प्रभुत्व, जो ज़्यादा बलशाली होगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, जो ज़्यादा संपन्न होगा वही जीत जाएगा। यही आपका होता है, क्या होता है, संघर्ष तथा एक पक्ष की विजय, यानी कि प्रभुत्व हो, प्रभुत्वशाली। आपका दूसरा हो गया। आपका तीसरा आता है एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण, जब एक पक्ष दूसरे पक्ष के टास्क को स्वीकार कर ले, यही होता है एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण। दूसरे पक्ष ने अपनी बात को रखा, हमको ये चाहिए नहीं था, हम ऐसा कर देंगे। जैसे कि पार्टनर की बात करें, 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर कहे यदि आप दोनों टाइम हमें खाना बना के नहीं देंगे तो हम जो है, जो रूम रेंट है, जो किराया है, उसमें हम एक भी पैसा देने वाले नहीं हैं। तो चाहे तो यहाँ पे जो दोनों रूम पार्टनर हैं आपस में झगड़ जाए, उनमें द्वंद्व हो जाए, या तो उसमें से जो एक पार्टनर है वे स्वेच्छा से स्वीकार कर ले कि हाँ आप पैसा दीजिएगा, मैं दोनों टाइम का
खाना बनाएंगे हम और बर्तन भी साफ़ करेंगे और उसके साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर हम मार्केट भी कराएंगे, आपसे उसका भी पैसा नहीं लेंगे। तो ये क्या हो गया, स्वेच्छा से, एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण हो गया कि हम सारे के सारे काम करने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ करेंगे, बस आप रेंट देते रहिएगा जितना आपका हिस्सा बनता है। तो ये होता है एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण। जब उसका समर्पण हो गया तभी जो है द्वंद्व होने की कोई चांस ही नहीं है। द्वंद्व क्यों होगा, जितने उन्होंने कंडीशन को रखा उसको स्वीकार कर लिया, समाप्त। अगली बात आती है एकीकरण। और आप कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, एकीकरण और समझौते को लेकर पूछ लेता है कि कौन सा अच्छा होता है। द्वंद्व के सुझाव को लेकर आपसे पूछता और आप बार बार कंफ्यूज होते हैं, एकीकरण और समझौता। आपने समझौते को देखा कि समझौता हो गया कि दोनों भाइयों को लेकर हमने बताया, पार्टनर को लेकर बताया कि भाई को लेकर मैंने बताया तो हमने कहा कि किसी को दही पसंद है, किसी को दूध, जो कि दोनों पॉसिबल नहीं परिवार में। एक दिन वह दही खाता है बड़ा भाई, एक दिन छोटा भाई दूध खाता है, तो दोनों में समझौता हो गया। लेकिन जब एकीकरण की बात आती है तो एकीकरण में दोनों पक्षों की बात को सुना जाता है, समझा जाता है और आपस में बैठकर किसी एक तीसरे मार्ग का निर्माण किया जाता है, किसी एक तीसरे रास्ते की, किसी एक तीसरे विचार की खोज की जाती है। यानी कि ना आपको अपने विचार में परिवर्तन करना पड़े, ना आपको अपने में परिवर्तन करने, दोनों साथ में बैठते हैं और किसी एक नए मार्ग की तलाश करते हैं। यही आपका एकीकरण है। एकीकरण आप याद कैसे रखेंगे, एकीकरण में एक नया कर लिया जाता है, ना उनकी बात ना आपकी बात, आप दोनों लोग मानिए इस तीसरी बात को। यही आपका है एकीकरण। दो लोग थे, दोनों लोगों का दो मत था, अब इन दोनों लोगों को किसी एक मत पे लाके खड़ा कर देना, यही आपका है एकीकरण। कंफर्म हो गया होगा। वहीं पे आपका जो हमारा पांचवा है, विभिन्नताओं को स्वीकारना, यानी कि विचारों में परिवर्तन। जब दो लोगों में द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है, अब इसका नाम ही है विचारों में परिवर्तन। इसमें से कोई एक अपने विचार में परिवर्तन कर ले। विचार में परिवर्तन करेगा कैसे, इसमें से दोनों में से कोई एक अपने पक्ष को रखता है और उसे समझाने का प्रयास करता है दूसरे पक्ष को, और दूसरा पक्ष उसे ध्यान से सुनते हुए स्वीकार कर लेता है, मान जाता है। यही होता है विचारों में परिवर्तन। जिस उसकी जो पहले की विचारधारा थी, उस विचारधारा को लेकर के दोनों में द्वंद्व तो हुआ था, लेकिन जब अगला पक्ष उस बात को लेकर के उनसे बात किया कि आपके हित में है, इस तरह से हित में है, सारे पक्षों को रखा और जो अगला पक्ष है वह उसे स्वीकार कर लेता, अपने विचार में परिवर्तन कर लेता है, तो उसे ही कहा जाता है विचारों में परिवर्तन, अर्थात विभिन्नताओं को स्वीकारना। उसको स्वीकार कर लिया, अपने विचार में परिवर्तन कर लिया, नहीं आप सही कह रहे हैं, अब हम भी जो है इस तरह करेंगे, तो आपका द्वंद्व समाप्त हो जाता है। इतनी बात हो गई। लेकिन इतनी बात हो गई आपके फॉर्मेट के अनुसार। आपने द्वंद्व के चरण को देखा, उन्हें एक बार सुन लीजिए, आपसे बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले होगा आपका क्या होगा, डिसकम्फर्ट, इंसिडेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, टेंशन और होगा क्राइसिस। अब बात आती है कि इसमें से कौन सा कितना अच्छा है। तो जो सबसे उच्च कैटेगरी का होता है, सुझाव है द्वंद्व को समाप्त करने का, वह आपका है एकीकरण। एकीकरण और विचारों में परिवर्तन। विचार में परिवर्तन ऐसे नहीं होगा कि जो भी अगला थोप रहा है उसको वह स्वीकार कर लिया, नहीं, उसके पक्ष और विपक्ष को दोनों को बात रखी जाती है। यदि वह पक्ष जो अगला सामने वाला है वह उसके लाभ और हित को समझा ले जाता है तो उसको स्वीकार कर लेता है। तो यही हो गया एकीकरण और हो गया विचारों में परिवर्तन। वहीं पे जो मध्यम में आता है आपका समझौता एवं समर्पण। समझौता और एकीकरण को लेकर के आपके अंदर बहुत कन्फ्यूज बनता है, क्योंकि आप लोग जनरली देखते हैं कि जब दो भाइयों में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है तो लोग आकर कहते हैं कि उनके बीच में हम समझौता कराने जा रहे हैं। समझौता, एकीकरण की स्थिति वहाँ पर होती है, लेकिन लोग नाम ही समझौते के देते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में यह बैठ जाता है कि जो समझौता सबसे अच्छा होता है। तो समझौता को हमने जाना, हमने एकीकरण को जाना, और बार बार यहाँ पे कन्फ्यूजन बनता है, इसलिए आप लोग जरूर कंठस्थ कर लीजिए। एकीकरण दो मतों को किसी एक मत पे लाके खड़ा कर देना, और समझौते में दोनों को अलग अलग जो है डिसाइड कर देना। ये आपका हो गया समझौता, वहाँ पे हो गया एकीकरण, और यहाँ पे हो गया समर्पण। ये दोनों के दोनों आपके समझौते और समर्पण जो है आपके मध्य में आते हैं। लेकिन वहीं पर जो निम्न कोटि का है वो आपका है दबाव व प्रभुत्व। बल के आधार पर आपके पास शक्ति, आप बलवान हैं, कोई कमज़ोर है,
आपका एक्टोमॉर्फिक है और आप जो है मेसोमॉर्फिक हैं। आपने देखा है कि शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 किया गया है, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, 3 है। और यहाँ पे आपको बता दूँ, आपको पढ़ना ही है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एक्टोमॉर्फिक दुबले पतले लोग होते हैं, ये लोग समर्पित होते हैं किसी पे। एक्टिव कौन होगा? जो पतला होगा, जो बहुत मोटा है, थुतला है, पेट निकला हुआ है, वो कहाँ कितना एक्टिव होगा? उसको बैठने उठने के लिए भी समय चाहिए, सोचता है कैसे उठे, कुछ टेक मिल जाए। तो एक्टिव कौन होगा? जो दुबला पतला है वही एक्टिव होगा, उसी को कहा जाता है एक्टोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक मस्त, नहीं देखते हैं, अरे उनकी पर्सनालिटी एकदम बहुत मस्त है, बहुत मस्त हैं, अरे बहुत क्यूट है, बहुत मस्त हैं। यानी कि जितनी उनकी लंबाई है, अच्छी लंबाई भी हो, ये ना हो कि जो है बौने से ग्रसित हों, बौने उनकी हाइट कम हो, मेरास्मस से ग्रसित हों, क्वाशियोरकर से ग्रसित हों, बल्कि उनकी लंबाई भी हो, लंबाई के साथ साथ शरीर मोटा तगड़ा। और ये लोग प्रभुत्वशाली होते हैं, अपनी बातों को तर्कपूर्ण तरीके से रखने वाले हुआ करते हैं। यानी कि जिनकी लंबाई के हिसाब से उनकी चौड़ाई भी हो, यानी कि सब कुछ बहुत व्यवस्थित हो, इनको जो है मेसोमॉर्फिक के तहत रखा जाता है। वहीं पर जब शरीर रचना का जब आपकी तीसरे बात आती है तो आपका आता है एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक जो लोग मोटे, थुथले, छोटे होते हैं, आप लोग इसको याद रखने के लिए, एंडो अंडे की तरह जब पेट निकल जाए, एंडोमॉर्फिक। ये थुथले होते हैं, जितने मोटे दिखते हैं इनमें शक्ति का अभाव होता है। तो इतने तीनों हो गए। और आप लोग देखते हैं कि ये दबाव और प्रभुत्व वाला जो होता है, कि जो कि बल और शक्ति के आधार पर दूसरे को दबा देता है, जीत लेता है, मार काट और सारी व्यवस्थाओं कर करके, बल्कि उनमें समझौता को नहीं करता है, ना कि समझौता ना कि एकीकरण, साथ बैठने की नौबत ही नहीं लाता है, बल्कि बल और शक्ति के माध्यम से विजय हासिल कर देता है। यही आपका दबाव और प्रभुत्व है। ये सारी अब यहीं पे बात आती है तो हमें दिमाग में एक आपका कॉन्सेप्ट क्लिक कर गया। जैसा कि आप लोग जब देखते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं तो आपका 2 से 12 वर्ष, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था की बात आती है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और पुनः 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में जब लोग देखते हैं कि सामाजिक विकास, तो आपको वहाँ पे एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ मिलती है। आपका आता है सीयर्स के अनुसार लड़के शारीरिक आक्रामक होते हैं, जबकि लड़कियां मानसिक प्रहार करती हैं। आपसे क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, किसने कहा है कि लड़कियां जो है मानसिक प्रहार करती हैं जबकि लड़के शारीरिक आक्रामक होते हैं या शारीरिक आघात पहुंचाते हैं? तो चलिए, यहाँ पे द्वंद्व की बात हो रही थी, प्रभुत्व की बात आ गई, तो मध्य बात आ गई, कहीं ना कहीं आपके लिए काम का ही है। तो चलिए, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और आप काम सहयोग करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।